सो फाइनली बच्चों, आज मैं आपको कंटेंट से रिलेटेड पढ़ा रहा हूं क्योंकि लास्ट 2 वीक से आपके अपने चैनल क्विक प्रेप पर अलग अलग सब्जेक्ट की एमसीक्यू की सीरीज चल रही है 1 मार्क्स से रिलेटेड। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप देख सकते हैं, आपको वीडियो में मिल जाएगा लेटेस्ट जितनी भी है, वो भी 12th की भी और 11th की भी। ठीक है, देखिए कुछ चैप्टर रह गए थे 11th क्लास के, 7, 8 तो आने वाला नहीं है, 9 और 10, 11, तो 4 चैप्टर आप मान के चलिए। और आज हम 7 वाले चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपरा, यानी कि चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन। तो बच्चों, मैंने मॉर्निंग में एक आपसे पोल आस्क किया था, यूट्यूब पर भी, टेलीग्राम ग्रुप पर भी और साथ ही व्हाट्सएप पर भी। तो देखिए, आप खुद अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो आंसर आए वो मिले जुले आए हैं। कोई बच्चा कहता है कि 1 पार्ट में, कोई सेकंड, कोई थर्ड। तो मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बता देता हूं कि ये जो आपका चैप्टर है ना, कम से कम 2 पार्ट में बन सकता है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा था कि आपको ज्यादा किस में चाहिए, तो 3 पार्ट तो बहुत मुश्किल है, लेकिन 2 पार्ट तो कम से कम लगेंगे। अगर हो सका तो सिर्फ एक शॉर्ट टॉपिक है, वो तीसरे पार्ट में मैं इंक्लूड कर दूंगा। आप उसकी टेंशन ना लो, कल के अंदर ही आपको ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो ये अच्छी बात है आप बच्चों के लिए। मैं चाहता हूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा। साथ ही पीडीएफ के लिए मैं अभी से बता देता हूं, आपको सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगी। अगर डिस्कशन करना है, कुछ इंक्वायरी है आपकी, तब आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर और भी बच्चे हैं, 11 और 12 दोनों मिक्स है। तो सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और चलिए फिर आज की इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। अब देखिए बच्चों, वैसे मैं हर एक चैप्टर के शुरुआत में ही इंट्रो आपको जरूर बताता हूं, ताकि आपको उस चैप्टर की थीम पता चल सके कि आखिरकार ये चैप्टर किस बारे में बात कर रहे हैं। सेम चीज मैं इस लेसन के साथ भी दोहराऊंगा। इंट्रोडक्शन आपको शुरुआत में बताऊंगा। एक बात आप ध्यान रख लो बच्चों, ये जो इंट्रोडक्शन है ना केवल इंट्रोडक्शन है, बल्कि इसमें से आपके क्वेश्चन बहुत निकलते हैं। क्योंकि बेसिक जब आपका क्लियर नहीं होगा तो आप मिड टाइम में आके, यानी चैप्टर के बीच से पढ़ोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला। ये चीज यहां से, वो चीज यहां से, फिर बाद में शफल होते रहोगे। तो बेहतर यही है कि एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपको समझना चाहिए। अब देखिए, मैं यहां पर आपके लिए एक अच्छी चीज बता देता हूं कि ये चैप्टर का नाम है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपरा। अगर मैं इसे एक सेंटेंस में आपको याद दिला दूं कि हाँ सर ने बताया था कि इसका मतलब ये होता है, तो आपको कैसा रहेगा? अच्छा लगेगा ना? बिल्कुल लगेगा। तो बच्चों, आपको इस चैप्टर का नाम कुछ इस तरीके से याद रखना है कि सोते हुए को जगा दिया। तो ये एक मुहावरा हो गया, और इस मुहावरे को आप इसके साथ लिंक कर सकते हो कि इसके अंदर जो बात हो रही है ना, वो यूरोप कॉन्टिनेंट जो है उसके अंदर जो कंट्री है इटली, उसकी सबसे ज्यादा इसके अंदर जिक्र आएगा कि यहाँ के जो लोग थे ना, वह अंधकार में ज्यादा डूबे हुए थे, और अंधकार के बाद उन्हें अपने बारे में पता चला, और यहाँ पर पुनर्जागरण, कहने का मतलब रेनेसा जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, वो आया। अब ये सारी की सारी चीजें आपको इसके अंदर पता चलेगी कि 14वीं से 17वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के अनेक देशों में नगरों की संख्या में काफी वृद्धि हुई थी, यानी कि कॉन्टिन्यूअस वो ग्रोथ पाए जा रहे थे, यानी नए नए शहर विकसित हो रहे थे और नगरीय संस्कृति का विकास हो रहा था। तो ये बात बिल्कुल सच है, जैसे कि हमने सामंतवाद जो इससे पहले वाला 3 वर्ग वाले में पढ़ा था। तो नगरवासी की सोच में भी ना वहां पर परिवर्तन आते जा रहे थे, क्योंकि नगर वृद्धि कर रहे थे, लोग जो थे अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो रहे थे, तो इसलिए उनकी सोच में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा था। खासकर अगर नगरों की बात की जाए तो वो कौन कौन से थे, तो यहां पर जो आप देख रहे हैं वो इटली का मैप है, जो कि एक भिंडी आकार का आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर 3 नगर मुख्य दे रखे हैं, जैसे कि रोम, वेनिस और फ्लोरेंस। तो मैंने इनको एरो में शो भी कर रखा है, और रोम तो इटली की कैपिटल है, ये आपको अच्छे से पता भी होगा। तो ये यहाँ के मुख्य केंद्र थे, और साथ ही कला और विद्या के ये मुख्य केंद्र भी देखने को मिले। कला मतलब आर्ट्स हो गया, विद्या आप जानते हैं शिक्षा से जुड़ा। और एक अच्छी बात यह भी थी कि नगरवासियों को राजाओं से स्वायत्तता प्राप्त भी हुई। स्वायत्तता मतलब होता है ऑटोनॉमी, यानी कि आजादी, स्वतंत्रता। और बच्चों, इससे क्या हुआ कि वहां पर मुद्रण, मुद्रण कहते हैं प्रिंटिंग को, तो वहां पर प्रिंटिंग का आविष्कार हुआ। अब जब चीजें छपने लगी तो पुस्तकें, यानी जो बुक्स होते हैं वो अवेलेबल होने लगी। अब लोग उन्हें पढ़ के अपनी समझ को
विकसित करने लग गए। कहते हैं ना कि जो इंसान ज्यादा बुकें पढ़ता है उसे उतनी ही नॉलेज मिलता है, उतनी ही वह जानकारी हासिल कर पाता है और एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बना पाता है। तो इससे क्या हुआ कि वहां के जो लोग थे ना, वह आधुनिक विश्व की तुलना यूनान व रोमन प्राचीन दुनिया से करने लगे कि पहले के समय कैसा था और अब के समय कैसा था। क्योंकि लोग जो थे वह स्वतंत्र हो चुके थे, एक खुली सोच वाले, लिबरल जिन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें एक अच्छा अंतर हमें यह देखने को मिला कि अब वहां के जो लोग थे स्वतंत्र पूर्वक, यानी कि एक फुल लिबर्टी, आजादी से कोई भी धर्म को चुन सकते थे। और धार्मिकता के अंधविश्वास से निकल के लोगों ने कौन सी सोच को डेवलप किया? वैज्ञानिक सोच को। जैसे कि वह ब्रह्मांड के बारे में, सौर मंडल के बारे में, इनके बारे में अपनी सोच को आगे बढ़ाते गए। और साथ ही नई भौगोलिक ज्ञान ने इस विचार को उलट दिया कि भूमध्य सागर जो है वो विश्व का केंद्र है। यदि आप गूगल करोगे तो आपको उसमें पता चलेगा। और बच्चों, इस विचार के पीछे पहले यह मान्यता थी कि जो यूरोप है ना वो विश्व का केंद्र है, जो कि आप चैप्टर नंबर 8 में पढ़ोगे। लेकिन अब तो आप पढ़ नहीं सकते हो, वो आपका डिलीटेड हो चुका है। तो बच्चों, इस इंट्रो का मकसद ये था कि वो आपको ये बताना चाह रहा है, इस चैप्टर की थीम, कि किस तरीके से जो वहां लोग थे अपनी नई सोच को डेवलप करने लगे और जो अंधविश्वास जो जकड़ा हुआ था उनके मन में, दिल में, दिमाग में, उनसे वह आजाद होते चले गए। एक बात आप बच्चों ध्यान रखना, जब आपने छठा चैप्टर पढ़ा था 3 वर्ग जिसका नाम है, तो उसके अंदर मध्यकाल जो कहा गया था उसका जो टाइम पीरियड था ना वो 500 से 1500 के बीच में था। इस वाले लेसन के अंदर जो चेंजेस देखने को मिले ना वो खासकर आधुनिक युग में देखने को मिले। जो चेंजेस आना शुरू हो गए थे वो 12वीं 13वीं शताब्दी से ही शुरू हो चुके थे। ये सभी जानकारी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन उससे पहले आपको 14वीं शताब्दी के यूरोपीय इतिहास की जानकारी के जो रिसोर्सेज है उनके बारे में पता होना जरूरी है, जिसके माध्यम से मैं आपको ये चैप्टर बता पा रहा हूं कि इतिहासकार जो है उनको जो रिसोर्सेज प्राप्त है वो किन किन से हुए। देखिए, यूरोप और अमेरिका के अभिलेखागारों, अभिलेखागार आप जहां समझते हो ना, जहां पे अलग अलग टाइप की चीजें अवेलेबल होती है जो कि इतिहास से जुड़ी होती है खासकर, और साथ ही संग्रहालय। संग्रहालय मतलब क्या होता है? म्यूजियम। तो यहां पर दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट, मुद्रित पुस्तकें यानी कि प्रिंटेड बुक्स जो होती है, मूर्तियां होगी, वस्त्र, भवन इत्यादि, ये सभी की सभी चीजें 14वीं शताब्दी के यूरोपीय इतिहास की जानकारी हमें प्रोवाइड करवाते हैं। यहां पर आप एक मूर्ति भी देख सकते हैं जो कि मैंने आपकी एनसीईआरटी बुक से ही कटिंग करके निकाल लिया। तो एक खास बात यह होती है हिस्ट्री के अंदर, जब आपसे किसी भी चैप्टर से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको इस चीज की जानकारी कहां से प्राप्त होती है, इतिहासकारों को कहां से होती है, तो खासकर बच्चों उनमें क्या क्या चीजें आती है, जैसे कि दस्तावेज हो गया, मूर्ति, ये सिक्के भी आते हैं, साथ ही वहां के जैसे भवन हो गए, पत्थर हो गए, और खास चीज वहां पर जो बर्तन होते हैं ना उनसे वहां की जानकारी बहुत प्राप्त होती है कि वहां लोग किस प्रकार का खाना खाया करते थे, किस प्रकार से रहा करते थे। ये सभी चीजें इतिहास को समझने में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो यहां पर हम 14वीं शताब्दी की बात कर रहे थे कि यूरोपीय इतिहासकार की जानकारी की स्रोत हमें कहां कहां से मिलते हैं, तो इन चीजों से मिलते हैं। तो बच्चों, इस टॉपिक से शुरुआत होती है आपके चैप्टर की, जिसमें पहला ही टॉपिक आता है इटली के बारे में। मैंने आपको पहले ही जिक्र कर दिया था। तो इसमें बात की गई है कि जो इटली के नगर थे ना उनका पुनरुत्थान किस प्रकार से हुआ। पुनरुत्थान मतलब कि वह किस प्रकार से पुनर्जीवित हो सके, और इसका मतलब पुनः जागरण सही है, रिनेंसा सही है, कि वह चीज जो दोबारा से उठ के आई हो एक अच्छे तरीके से, यानी कि अंधकार का युग चले गया और आधुनिक युग आ गया। तो इसी के बारे में आपको सभी जानकारी प्राप्त होगी। तो इसमें क्या बात की गई है कि पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन के बाद इटली के राजनीतिक तथा सांस्कृतिक केंद्रों का विनाश हो गया था, और इस समय कोई भी एकीकृत सरकार यानी कि कोई रूल करने वाली नहीं थी। रोम का जो पॉप था, जो कि चर्च से जुड़े होते हैं, अपने राज्यों में अवश्य सार्वभौम था, यानी कि वहां पे तो उसका शासन था, लेकिन पूरे यूरोप की राजनीति में वह इतना मजबूत नहीं था। जहां पर था वहीं पर उसका शासन था। जब ऑल ओवर कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो वहां पर नहीं था। काफी समय से पश्चिमी यूरोप के क्षेत्र सामंती संबंधों के कारण नया रूप ले रहे थे, और लातिनी के चर्च के नेतृत्व में वहां पर एकीकरण भी हो रहा था। सामंत आप जानते हो कि छठा चैप्टर, 3 ऑर्डर, भूमि का एक टुकड़ा, फ्यूडलिज्म, ये सारी चीजें आप अच्छी जानते हो, आपको अच्छे से समझ भी आ चुकी होगी। आगे देखिए, पूर्वी यूरोप में बाइजेंटाइन साम्राज्य, अब ये
बच्चों को कंफ्यूज करता है बाइजेंटाइन साम्राज्य क्या है। तो बच्चों देखिए, बाइजेंटाइन साम्राज्य जो है अगर आप चेक करोगे तो ये पूर्वी रोमन साम्राज्य के नाम से ही जाना जाता है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। तो पूर्वी यूरोप में बाइजेंटाइन साम्राज्य के शासन के अधीन भी काफी बदलाव देखने को मिले थे, और साथ ही उधर कुछ पश्चिम में इस्लाम एक साझी सभ्यता का निर्माण भी कर रहा था। जब मैंने आपको तीसरा चैप्टर पढ़ाया था 3 साम्राज्यों में फैला हुआ रोमन साम्राज्य, उसके अगला ही चैप्टर कौन सा था बच्चों? जी हाँ, इस्लाम का उदय। तो इस्लाम कहां पर हुआ था? सऊदी अरब में हुआ था। सऊदी अरब कहां पर है? मिडल ईस्ट में गिने जाती है, तो ये यूरोप के जस्ट काफी क्लोज में है। तो साइड में ही इस्लाम एक साझी सभ्यता का निर्माण कर रहा था, और आज के समय आप देख ही सकते हो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर 56 से ज्यादा ऐसे देश है जो कि इस्लामिक कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ कि इटली जो था ना वह एक कमजोर देश था, और ये काफी अनेक टुकड़ों में बटा हुआ था, और इन सभी परिवर्तनों के कारण इतावली संस्कृति के पुनरुत्थान में सहायता पहुंचाई गई। अब यहाँ पर एक शब्द आता है इतावली। अगर एग्जाम में इतावली आ जाए ना तो आपको उतावला नहीं होना बच्चों। इतावली का मतलब यहाँ पर इटली ही है, क्योंकि एग्जामिनर इटली ना पूछ के इतावली पूछ सकता है कि सबसे पहले जो पुनर्जागरण था वह इतावली में ही क्यों आया। इसका रीजन बताइए। क्या आप पहचान पाएंगे क्वेश्चन की ये वही है? जी हाँ, ये वही होगा, इसलिए मैं आपको ये बताना जरूरी था। अब यहीं से शुरुआत हो चुकी थी इटली के नगरों के पुनरुत्थान की, यानी कि दोबारा से जीवित होने की। यहाँ पर कोई पॉजिटिव चीज अब होने वाली थी। बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच व्यापार की वृद्धि से जो इटली के तटवर्ती बंदरगाह थे ना वह फिर से जीवित हो उठे। अगर आप मैप में देखोगे बाइजेंटाइन साम्राज्य यानी पूर्वी रोमन साम्राज्य और इस्लामिक देश, तो इनके बीच जो है वो इटली का तटवर्ती बंदरगाह आप जानते हो ना, जिसे हम पोर्ट कहते हैं, जहां पर जहाज पानी वाले रुकते हैं, व्यापार होता रहता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, दोबारा से जीवित होता चले गए। और 12वीं शताब्दी में क्या हुआ कि मंगोल जो थे ना, मंगोल कहां से रिलेटेड है? तुर्की से रिलेटेड है, ठीक है। तो मंगोल ने चीन के साथ रेशम मार्ग द्वारा व्यापार आरंभ किया, तो पश्चिमी यूरोप के देशों के व्यापार को भी बढ़ावा मिलता रहा, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है वो पूरे विश्व में चलता ही रहता है। इसमें इटली के नागरिकों ने मुख्य भूमिका निभाई थी, और यहाँ के जो नगर थे ना वह स्वयं को स्वतंत्र नगर राज्यों का एक समूह मानते थे, और इन्हीं नगरों के अंदर फ्लोरेंस और वेनिस गणराज्य भी शामिल थे। तो मैंने इनका जिक्र आपको शुरुआत में भी किया, क्योंकि ये मुख्य नगरों में गिने जाते थे। लेकिन एक बात यहाँ पर बच्चों आपको ये समझनी पड़ेगी कि ये जो गणराज्य है ना, इसका मतलब होता है रिपब्लिक, जहां पर एक शिवशासन तरीके से काम चलाया जाता है। लेकिन राज्यों के अंदर कुछ और चीजें भी थी जहां पर राजा का शासन हुआ करता था, जैसे कि कई नगर में दरबारी नगर भी शामिल थे, जिनका शासन राजकुमार ही चलाते थे। तो ये भी आपको याद होना जरूरी है। वेनिस और जेनेवा, जिसका जिक्र अभी पहले किया था, ये इटली के 2 प्रमुख नगर उभर कर आए थे, जो कि यूरोप के अन्य क्षेत्रों की दृष्टि से ये अलग थे, क्योंकि यहाँ पर गणराज्य के तौर पे शासन चलता था, ना कि वहां पर राजकुमारों का चले या फिर किसी चर्च के पोप का, पादरी का, ठीक है। तो यहाँ पर धर्म के जो ठेकेदार थे और सामंत वर्ग थे ना, उनकी राजनीति नहीं चलती थी। धनी व्यापारी और महाजन नगर के शासन में सक्रिय रूप से भाग लेते थे, यानी कि सामान्य जनता और जो व्यापारी हुआ करते थे धनी, उनका रोल काफी ज्यादा होता था। और इन सब से क्या होता था, एक राष्ट्रवाद उभर कर आता था, यानी कि नागरिकता की भावना पनपती थी। तो इन सब चीजों के कारण ही इटली के अंदर जो लोगों को नया जीवन देखने को मिला, वो इन सभी का परिणाम था। अगला जो टॉपिक है बच्चों, जो कि कोरिलेट है पहले वाले से, है कि विश्वविद्यालय और मानवतावाद यानी कि ह्यूमनिज्म। तो सबसे पहले ये जो ह्यूमनिज्म है, मानवतावाद, वो बात करता है वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी कि मानव के मूल्यों पर, उनके तत्वों पर। तो इसमें क्या बात की गई है कि यूरोप में ही सबसे पहले जो विश्वविद्यालय था वह इटली के शहरों में ही विकसित हुआ था। 11वीं शताब्दी में पादुआ और बोलोनिया विश्वविद्यालय, इनके आपको नाम अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पर ये जो थे विधि शास्त्र के अध्ययन केंद्र हुआ करते थे। अब बात आती है कि विधि शास्त्र क्या होता है। तो बच्चों, विधि शास्त्र मतलब यानी कि ये वैधानिक सिद्धांत से जुड़ा है, जो कि कानून से रिलेटेड है। तो आपको इतना जरूर पता होना चाहिए। तो इन
विश्वविद्यालयों का विधि शास्त्र का अध्ययन केंद्र बनने का कारण यह था कि इन नगरों के प्रमुख क्रियाकलाप जो थे वो व्यापार और वाणिज्य से संबंधित थे। कहने का मतलब कि यहाँ पर वकीलों और नोटरी की बहुत अधिक आवश्यकता होती थी, क्योंकि वह नियमों को लिखते थे, उनकी व्याख्या करते थे और साथ ही समझौते पर ही वह तैयार किया करते थे। इनके बिना बड़े पैमाने पर व्यापार संभव नहीं था और यही कारण था कि कानून का अध्ययन एक प्रिय विषय वहां पर बनता चले गया, क्योंकि जितना भी व्यापार होगा वो सब देख रेख में ही होगा, लिखित में होगा, ताकि आगे चल के फ्यूचर में कोई गड़बड़ी ना हो सके। तो इसलिए इनकी जो आवश्यकता थी वह तेजी से बढ़ती ही जा रही थी। ये सब बात किसकी हो रही है बच्चों? इटली की हो रही है। आप ध्यान रखना, जो पुनर्जागरण था वो इटली में ही आया था। मैं आपको बार बार रिमाइंडर करवा रहा हूं। अब यहां पर एक चीज में परिवर्तन यानी कि बदलाव देखने को मिला कि इस कानून के अध्ययन में परिवर्तन यह आया कि उसे रोमन संस्कृति के संदर्भ में पढ़ा जाने लगा और इसको जो रिप्रेजेंट कर रहे थे यानी इनका जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे उनका नाम था फ्रांचेस्को पेट्रार्क। तो इनका भी आपको नाम अच्छे से याद रखना है, इन्हीं के द्वारा ये किया गया था। उन्होंने यह सब अब प्राचीन सभ्यता की सहायता से किया और वह ये मानते थे कि जो प्राचीन लेखक थे ना उनकी रचनाओं का अध्ययन काफी जरूरी है ताकि हम आज के परिप्रेक्ष्य में उस चीज को समझ सके। इसी कारण इस नई संस्कृति को इतिहासकारों ने किसका नाम दिया? मानवतावाद का नाम दिया। तो ये आप याद रखना, दोनों के बारे में जिक्र आ चुका है। अब यहां से आपको मानवतावाद के बारे में आराम से अच्छे से समझ आने लगेगा कि 15वीं शताब्दी के शुरुआत के दशकों में, दशक मतलब डिकेड होता है 10 साल, तो मानवतावादी जो शब्द था ना उन अध्यापकों के लिए प्रयोग किया जाता था जो कि व्याकरण, अलंकार, शास्त्र, कविता, इतिहास और नीति दर्शन के विषय को पढ़ाया करते थे। यहाँ पर एक शब्द आता है, मैं आपको बता देता हूँ, जो आप पढ़ रहे हो ह्यूमैनिटीज पढ़ रहे हो ना, हाँ, तो ये जो ह्यूमैनिटीज जो वर्ड है ना वो ह्यूमैनिटीज से निकला है जो कि लैटिन भाषा का एक शब्द है और ये रोम के पहले के जो वकील थे ना वो यूज किया करते थे और उन्होंने ही इसे संस्कृत के रूप में यूज किया था। खासकर इनके अंदर एक खास बात थी कि ये जो विषय हुआ करते थे वह धार्मिक नहीं हुआ करते थे बल्कि डिबेट एंड डिस्कशन से रिलेटेड थे, यानी कि वाद विवाद और चर्चा के ऊपर आधारित थे। तो आपको ये भी पता होना जरूरी है, जब आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे तो जिक्र आपको जरूर मिलेगा उसमें। तो क्या था कि इन क्रांतिकारी विचारकों ने अनेक विश्वविद्यालयों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया यानी अट्रैक्ट किया और इसमें एक नया नया विश्वविद्यालय भी स्थापित हुआ जिसका नाम था फ्लोरेंस। तो अभी आ गया ना, फ्लोरेंस के नाम से विश्वविद्यालय था जो कि पेट्रार्क का एक स्थायी नगर निवास था। पेट्रार्क आप जानते हो ना, जिसने शुरुआत करी थी कानून के अंदर परिवर्तन लाने की एक संस्कृति के आधार पर। अब बच्चों यहाँ से आपको फ्लोरेंस के बारे में थोड़ी और जानकारी मिलेगी कि किस प्रकार फ्लोरेंस जो है वो एक महत्वपूर्ण नगर बनता चले गया। आइए जानते हो उसी के बारे में। अब तो टॉपिक है कि फ्लोरेंस बना एक महत्वपूर्ण नगर। तो यहाँ पर एक मैप भी देख सकते हो, मैंने गूगल से इसे क्लिक करके निकाला है। तो इस नगर में 13वीं शताब्दी के अंत तक व्यापार या फिर शिक्षा इनके क्षेत्र में कोई विशेष तरक्की नहीं हुई थी, लेकिन जब बात आई आधुनिक काल की 15वीं शताब्दी के बाद तो यहाँ पर सब कुछ बदल गया, यानी कि पूरी तरीके से ये डेवलप हो चुका था। नए नए यहाँ पर आविष्कार होते चले गए, लोग जो थे वो तरक्की करते चले गए, नगर जो था वो विकसित होता चले गया। तो इसलिए ये एक महत्वपूर्ण नगर की ओर बढ़ता चले गया। तो यहाँ पर एक बात की जाती है कि किसी भी नगर की पहचान उनके महान नागरिकों के साथ जुड़ी होती है जो कि उन्हें पूरा संपन्न बनाती है। अगर हम जब भारत की बात करते हैं तो हम अपने बड़े बड़े राष्ट्रवादी नेताओं का नाम लेते हैं, जैसे महात्मा गांधी, शहीद भगत सिंह, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो ये महान नागरिक तो है जो एक देश की पहचान पूरे विश्व के अंदर कायम करते हैं। देखिए अभी हम बात कर रहे थे फ्लोरेंस के बारे में, तो फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में 2 लोगों का बड़ा हाथ था। वो कौन कौन से थे? उनके नाम कुछ इस प्रकार है। पहले जो थे उनका नाम था दांते अलिघारी और इनका जो टाइम पीरियड है वो 1265 टू 1321 तक दे रखा है। तो ये क्या थे? हालांकि ये धार्मिक संप्रदाय से संबंधित नहीं थे, लेकिन इनकी कलम ने धार्मिक विषयों के ऊपर बहुत सारी चीजें लिखी थी। और दूसरे जो थे वो थे कलाकार जोटो। एक इनका आप चित्र भी देख सकते हो जो कि आपकी बुक में दे भी रखा है, कितना बेहतरीन बना रखा है। तो इन्होंने जीते जागते
रूप चित्र बनाए, आप जानते हो ना, जिन्हें हम पोर्ट्रेट कहते हैं इंग्लिश में, इनके जो रूप चित्र थे, इनकी एक खासियत इसमें ये हुआ करती थी कि ये पहले वाले कलाकारों की तरह बेजान नहीं थे, कोई दम होता था, रियल सी पेंटिंग लगती थी इनकी। तो इसलिए ये सारी एक्टिविटियां फ्लोरेंस शहर में होती गई, तभी तो वह एक प्रसिद्ध, एक महत्वपूर्ण नगर बना। तो ये थी आपकी जानकारी इस शहर से रिलेटेड। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अब हम बात करते हैं बच्चों एक ऐसे शब्द के बारे में जिससे कि ये जो लेसन है ना वो पूरा का पूरा उसी के ऊपर डिपेंड है। आइए जानते हैं उसके बारे में भी। तो टॉपिक है हमारा रिनेंसा, यानी कि इसे पुनर्जागरण भी कहा जाता है, आप याद रखना, ठीक है बच्चों। तो फ्लोरेंस इटली के सबसे जीवंत बौद्धिक नगर के रूप में जाने जाने लगा और कलात्मक कृतियों का केंद्र बन गया, ये बात तो ठीक है, तो जो कि अभी अब ऊपर हम जिक्र कर ही रहे थे। इसमें बात आती है रेनेसां व्यक्ति कौन होता है। देखिए बच्चों, यह शब्द उस मनुष्य के लिए प्रयोग किया जाता है जिसकी अनेक रुचियां हो और अनेक हुनर में उसे महारत प्राप्त हो। कहने का मतलब कि वो ऑलराउंडर हो। तो पुनर्जागरण काल में अनेक महान लोग हुए जो कि अनेक रुचियां रखते थे और कई कलाओं में कुशल थे। जैसे उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति है, वह विद्वान भी है, कूटनीतिज्ञ भी है, धर्मशास्त्र भी है, कलाकार भी है। तो आज के समय ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? ऑलराउंडर कहते हैं। अगर मैं आपको एक सिंपल सी भाषा में समझाऊं, जैसे एक एक्टर है जिनका नाम है फरहान अख्तर, तो ये एक्टर भी है, सिंगर भी है, डायरेक्टर भी है और डांसर भी है। तो ये क्या है? एक ऑलराउंडर ही तो है। तो आप ऐसे समझ सकते हो। तो इसलिए पुनर्जागरण काल के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग आए थे, अभी उनका जिक्र आपको आगे जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है बच्चों। उसकी आप टेंशन बिल्कुल मत लेना, सेकंड पार्ट में इन्हीं का जिक्र आने वाला है कि वो कौन कौन थे, उन्होंने क्या क्या इन्वेंशन किए, कौन कौन सी चीजें उन्होंने समाज के अंदर लाई जो आज के समय भी प्रयोग हम कर रहे हैं। आपको सेकंड पार्ट में जरूर पता चलेगा। तो आई होप कि आप रेनेसां के बारे में अच्छी समझ जरूर रख चुके होंगे बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों इस लेसन के फर्स्ट पार्ट से जुड़ा लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है कि इतिहास का मानववादी दृष्टिकोण किस प्रकार का था। देखिए, मानववादी समझते थे कि वह अंधकार की कई शताब्दियों के बाद सभ्यता को सही रूप से स्थापित कर पा रहे हैं, क्योंकि उससे पहले तो अंधविश्वास का दौर था, अंधकार का दौर था, ठीक है। इसके पीछे ये मान्यता थी कि जो रोमन साम्राज्य था ना, जब वो डिक्लाइन हुआ, यानी उसका जब पतन हुआ, उसके बाद ही अंधकार का युद्ध शुरू हो गया था, क्योंकि सत्ता जो थी वो तीतर बीतर हो गई थी और वहां पर तानाशाह ज्यादा फैल गया था। तो मानववादियों की भांति के बाद विद्वानों ने बिना कोई प्रश्न बताए यह मान लिया कि यूरोप में 14वीं शताब्दी के बाद नए युग का आरंभ हुआ, ठीक है। और मध्यकाल जैसे संज्ञा का प्रयोग उन्होंने रोमन साम्राज्य के पतन के 1000 वर्ष की समय अवधि के लिए किया। तो मैं आपको जो टाइम पीरियड बताता हूँ 500 से 1500 वाला, वो इसी के बीच का ही तो है। अभी आपको वो टाइम पीरियड भी मैं आपको दिखा दूंगा एक टाइमलाइन के अकॉर्डिंग, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और उनके तर्क के अनुसार वह ये कहते हैं कि मध्य युग में, यानी मिड वाले पीरियड में, जो कि 500 से 1500 के बीच में था, तो चर्च ने लोगों की सोच को इस प्रकार से जकड़ रखा था कि यूनान और रोमवासी का जो समस्त ज्ञान हुआ करता था ना, उनके दिमाग से निकल चुका था। यानी कि उनके अंदर अंधकार जैसी चीजें इतनी थोप दी गई थी कि वह अपने बारे में सोचने से ज्यादा उनके बारे में सोचते थे जो उन्हें ज्ञान देते थे, जो कि उन्हें अंधकार के युग में रखा करते थे। तो इसलिए मानववादियों ने 15वीं शताब्दी से शुरू होने वाला काल को आधुनिक काल कहा है। तो आई होप कि आप इनके बारे में अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए मैं आपको एक बार टाइम पीरियड भी दिखा देता हूं कि देखिए, जो मध्य युग है उन्होंने कुछ इस प्रकार बांटा कि 500 से 1400 एडी आप जानते हो ना, एनो डोमिनो, ठीक है, इन्हें सीई भी कहा जाता है। सी मतलब कॉमन एरा। तो डेट वाली मैंने आपको बहुत पहले जिक्र भी कर दिया था, अगर आपको समझनी है तो 12वीं का पहला चैप्टर है, उसके अंदर शुरुआत में मैंने आपको बता दिया था, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। अगर आपको डेट के बारे में जानना है कि बीसी एडी सी ये क्या होता है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, आप देख लेना। तो अंधकार का युग 5 से 9 एडी के बीच में, आरंभिक मध्य युग इन्होंने 9 से 11 रखा, और उत्तर मध्य यानी इसके बाद वाला इन्होंने 11 से 14, और आधुनिक युग जो था इन्होंने 15वीं शताब्दी के बाद जो शुरू हुआ उसे माना। तो ये था इतिहास का मानववादी दृष्टिकोण। आई होप कि आपको सभी अच्छे से जरूर समझ आ चुका होगा। तो बच्चों, ये था हमारा चैप्टर नंबर 7 सांस्कृतिक
परंपरा यानी कि बदलती हुई सांस्कृतिक परंपरा। आई होप कि आपको जो मैंने टॉपिक कराया है अच्छे से जरूर समझ आ चुके होंगे। तो बच्चों आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन कर रखे हैं, जरूर ज्वाइन कीजिएगा पीडीएफ नोट्स के रिगार्डिंग। और साथ ही ऐसे ही हमारा हौसला बनाए रखिएगा और सेकंड पार्ट जो होगा वो आपको कल देखने को मिल जाएगा। चलिए फिर आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको फिर एक नई वीडियो के साथ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।